तुम कैसी हो, मुझे छोड़कर तुमने अच्छा नहीं किया। यही वो मैसेज है जिसके बाद कानपुर में प्रदीप ने अपनी नई दुल्हन को मौत के घाट उतार दिया। इस मैसेज में आगे 2 लाइनें और लिखी हैं, लेकिन हम आपको सारी चीजें नहीं बताएंगे क्योंकि हम पुलिस वालों की मदद करना चाहते हैं और असली कातिल तक पुलिस की पहुंचने में मदद भी करना चाहते हैं। जब रात की 12:30 बजे प्रदीप कमरा बंद करता है सुहागरात के लिए, फिर कुछ ही देर बाद मैसेज का टोन बजता है। उस मैसेज को जैसे ही प्रदीप खोलता है और पढ़ता है उस मैसेज के अंदर सारी चीजें, तब जाकर उसका माथा खराब होता है। फिर अपनी नई दुल्हन को मौत के घाट उतार देता है। तकरीबन रात के 3:30 बजे ये सारी वारदात होती है, लेकिन अगले पल, अगले आधे से 1 घंटे के अंदर कुछ ऐसी बदलाव होते हैं उस कमरे के अंदर जो सबसे छिपे थे। कौन था मैसेज करने वाला, कहां से मैसेज आया, क्यों हत्या की गई उस नई दुल्हन की? क्योंकि लोग तो ये कह रहे थे कि कानपुर का जो प्रदीप है, जो टाइल्स का काम करता है, वो बेहद ही शरीफ है, बेहद ईमानदार है और अपनी नई शादी को लेकर अक्सर खुश रहा करता था। यहां तक कि जब पड़ोसियों ने उसे पूछा कि तुम्हारी नई दुल्हन बहुत खूबसूरत है, इस पर वो जवाब भी देता कि हाँ भैया, मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। एक हंसता खेलता हुआ जो बहुत ज्यादा खुश था अपनी शादी वाले दिन, अगले ही पल उस कमरे के अंदर क्या क्या चीजें हुई हैं। एक फॉरेंसिक रिपोर्ट है हमारे पास, आज हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और वो जानकारी है, एक्सक्लूसिव जानकारी जो उसके फोन पर आई थी, जिसके बाद प्रदीप गुस्से से अंदर भर जाता है। क्या क्या चीजें हुई इस कमरे के अंदर, बिल्कुल एक्सक्लूसिव जानकारी आज हम आपके सामने पेश करने वाले हैं इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर। तो अयोध्या में जिस तरीके से प्रदीप ने शिवानी की हत्या की और इसके बाद खुद भी मौत को गले लगाया, ये जो पूरा रहस्य था ये बेहद उलझता जा रहा था। लेकिन जैसे ही फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई, जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई और तो और जब हमने ग्राउंड पर जाकर इसकी तहकीकात करने की कोशिश की तो कई सारी चीज़ें पता लगी। आप सभी को पता होगा कि 7 तारीख को इन दोनों की शादी होती है, 8 को विदाई होती है। घर में रस्में रिवाज चलते हैं, सारे रीति रिवाज को फॉलो किया जाता है। पूजा पाठ सब जब हो जाता है, अगले दिन 9 मार्च को इन लोगों का रिसेप्शन होना था और उससे एक दिन पहले यानी 8 तारीख को जब करीब 12 साढ़े 12 के आसपास परिवार के सभी लोग, बूढ़े बुजुर्ग जब सोने जाते हैं, उसके बाद भी प्रदीप और शिवानी अपने कमरे में जाते हैं और कमरे के अंदर वो दरवाज़ा बंद करते हैं। अब दरवाज़ा बंद करने के बाद अगली रोज़ सुबह तक दरवाज़ा नहीं खुलता। सुबह के 7 बजते हैं, 8 बजते हैं, 9 बजते हैं, लेकिन तब तक जब दरवाज़ा नहीं खुलता तो घर के बाकी लोगों को चिंता होती है। बहनें आती हैं, दरवाज़ा खटखटाती हैं, लेकिन तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर बगल की खिड़की से देखा जाता है और खिड़की को जब धक्का मारा जाता है तो अंदर 2-2 लाशें दिखती हैं और 2 लाशें किसी और की नहीं बल्कि प्रदीप और शिवानी की ही थी। ऐसे में दरवाज़ा तोड़ा जाता है, अंदर जाया जाता है और फिर पूरी कहानी बदल जाती है। सबको लगता है कि हो सकता है इन लोगों ने कोई नशा किया और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन बाद में जब रिपोर्ट आती है पोस्टमार्टम की, फॉरेंसिक जांच होती है, तो पता लगता है कि शिवानी का कातिल कोई और नहीं, उसी का पति जिसके साथ उसकी अभी जल्दी तुरंत ही शादी हुई थी वही है और अपने आप को भी मारने वाला खुद प्रदीप ही है। लेकिन ऐसे में अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो ये बताती है कि जब शिवानी और प्रदीप अंदर जाते हैं उनके बीच में फिज़िकल रिलेशन बनता है और फिज़िकल रिलेशन बनने के बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से करीब 3 बजे के आसपास शिवानी सो जाती है। पूरी डिटेल्स हैं जो पुलिस ने पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट के ज़रिए हमारे पास आई हैं, तो उस पर जो अनुमान लगाया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि 3 बजे के आसपास शिवानी सोती है। प्रदीप कमरे में टहल रहा होता है। अब शिवानी को जब बहुत अच्छे से नींद आ जाती है तभी 3:30 बजे के आसपास प्रदीप गुस्से से तमतमा जाता है। वो फौरन बेड पर चढ़ता है और शिवानी का गला दबाता है, वो भी दोनों हाथों से। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि गला इतने गुस्से से दबाया गया जिससे ये साफ जाहिर होता है कि दोनों हाथों का इस्तेमाल किया गया है गला दबाने के लिए, यानी प्रदीप ने अपने दोनों हाथों से फोर्सफुली शिवानी का गला दबाया। ऐसे में शिवानी की आंख खुलती है। आंख खुलने के बाद वो कुछ खरोंचे भी मारती है प्रदीप को, क्योंकि उसकी उंगलियों पर भी कुछ खरोंचे मिली हैं प्रदीप की, जिससे जो डॉक्टर्स हैं उनका ये बताना है कि उस वक्त उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की लेकिन वो नींद में थी,
इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं था उसका शरीर और वो अपने आप को बचा नहीं पाई। और प्रदीप ने इतने गुस्से से उसका गला दबाया कि उसकी आंखें बाहर से निकलने को हो गई। उसके जो ये गले का जो एरिया होता है वहाँ पर उसके नाखून बहुत ज़्यादा धंस गए और पूरा एरिया नीला पड़ गया। उसके गले पर बहुत ज़्यादा खरोचने के निशान पाए गए हैं और गले का जो ये वाला हिस्सा होता है यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि नाखून अंदर धंस गए थे। तो इतने गुस्से में प्रदीप ने गला दबाया था। ये सारी चीज़ें सामने आई। इसके बाद पुलिस का कहना है कि माफ़ करिएगा, डॉक्टर का कहना है कि करीब करीब 3 मिनट के अंदर ही जो शिवानी है उसकी सांसें थम गई थी। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, सारी चीज़ें पता लगती हैं, तब फॉरेंसिक का भी काम शुरू होता है। उस कमरे में, जिस कमरे में 2 लाशें मिली, वहाँ पर फॉरेंसिक जो टीम होती है उनको भी भेजा जाता है और फॉरेंसिक टीम जब जांच करती है तो वो भी अलग कहानी निकाल कर लाती हैं। फॉरेंसिक टीम ने बताया कि उस जगह पर उन्हें चेयर मिली और कुछ कपड़े मिले, बिखरे हुआ सामान मिला, जिससे जाहिर होता है कि इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, कुछ विवाद हुआ। इसके अलावा बेड पर भी साफ तौर पर निशान दिखाई दे रहे हैं प्रदीप के आसपास जब वो शिवानी का गला दबा रहा था। और तो और एक चीज़ और बेहद चौंकाने वाली जो फॉरेंसिक टीम है उनको पता लगी है। उनका कहना है कि शिवानी का कत्ल करने के बाद लगभग 45 मिनट तक या 50 मिनट तक जो प्रदीप है वो जिंदा रहा। और डॉक्टर्स का ये मानना है, जिन्होंने पोस्टमार्टम किया, उनका ये कहना है कि उसके करीब 50 मिनट के अंतराल पर इसकी मौत होती है। तो हो सकता है अंदर ये सारी थ्योरी बना रहा हो, ये सोच रहा हो कि मैंने शिवानी का कत्ल कर दिया। गुस्से में से समझ नहीं आया, इसने गला तो दबा दिया, इतना ज़्यादा गुस्सा था इसके अंदर। लेकिन अचानक फिर से रियलाइज़ हुआ, जब इसका गुस्सा शांत हुआ, जब ये कमरे में इधर से उधर टहलता रहा, शिवानी मर गई, तब इसे लगा कि अरे मैंने तो अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया, अब सुबह मैं क्या करूंगा, मुझे पुलिस पकड़ लेगी। बहुत सारे तमाम तरीके के जो सवाल थे इसके मन को कौंधने लगे और तब इसने सोचा कि हो ना हो मुझे भी इस दुनिया को छोड़ना पड़ेगा। उस कमरे में एक चाकू भी मिला फॉरेंसिक टीम को। उनका मानना था कि हो सकता है वो चाकू का इस्तेमाल करता, लेकिन उस पर कोई खून के धब्बे नहीं थे। तो तमाम तरीके के आकलन लगाए जा रहे हैं कि अंदर प्रदीप कई बार सोच रहा था कि क्या चीज़ ऐसी अपनाए जिससे उसकी भी मौत हो जाए, क्योंकि उसने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया। लगातार 45 मिनट 50 मिनट सोचने के बाद फिर वो भी ऐसा कदम उठाता है जिससे उस कमरे में से 2 लाशें बरामद होती हैं, एक शिवानी की और एक प्रदीप की। अब सबसे अहम सवाल ये है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आखिर जब इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन बना, दोनों एक पति पत्नी के तौर पर अपनी ज़िंदगी शुरू करने वाले थे, तो आखिर प्रदीप को गुस्सा किस बात पर आया। तो ऐसे में आपको मैं एक तस्वीर दिखाती हूँ। ये दैनिक भास्कर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। हमारे स्ट्रिंगर रिपोर्टर ने भी कल पुलिस वालों से बात की थी। तमाम तरीके की चीज़ें निकल कर आई जिसमें पता लग रहा है कि पुलिस को अभी एक और शख्स की तलाश है। अब वो शख्स कहीं भाग ना जाए, वो कौन है क्या है उसकी डिटेल हम अभी आपको नहीं देंगे, पर हम जानते हैं कि वो कौन है। जितनी जो डिटेलिंग सामने आई है, जो इन्वेस्टिगेशन की गई है, जो ग्राउंड पर जाकर हमने तहकीकात की, उसके आधार पर ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। पुलिस उस शख्स को पकड़ना चाहती है, इसीलिए आगे की डिटेल्स जो है वो रिवील नहीं कर रही। पुलिस ने यहाँ तक कि शिवानी और जो प्रदीप है उनके घर वालों को भी इस बात का जिक्र नहीं किया है। वो चाहते हैं कि चुपचाप पहले उस शख्स तक पहुंच जाएं, पूरी कहानी समझ में आ जाए, तब बाकी चीज़ें बताएंगे। दैनिक भास्कर ने अपनी एक रिपोर्ट में पूरी तरीके से साफ लिखा है कि वो मैसेज क्या है। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि जो मैसेज किया गया था प्रदीप के फ़ोन पर, वो मैसेज था, तुम कैसी हो, मुझे छोड़कर अच्छा नहीं किया। इसके आगे 2 लाइनें और लिखी हुई थी, उसका जिक्र अभी पुलिस ने नहीं किया है। वो पुलिस ने बता ज़रूर दिया है, पर पुलिस चाहती है कि उन बातों को हम आगे लेकर ना आए, ताकि असली गुनहगार तक, या जो ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था, हो सकता है प्रदीप को ब्लैकमेल करना चाहता हो, शिवानी को ब्लैकमेल करना चाहता हो, या वो कुछ और सोच रहा हो, उसे लगता हो कि इन दोनों से पैसे ऐंठेगा, तो ऐसा अगर कोई शख्स है तो पुलिस उस तक पहुंचना चाहती है। फिलहाल मैसेज यही आए हैं और इसके आधार पर पुलिस जाँच भी कर रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि प्रदीप के फ़ोन पर मैसेज क्यों आया? अगर क्या कोई प्रदीप को ब्लैकमेल करना चाहता था? शिवानी का फ़ोन कहाँ था? तो शिवानी का फ़ोन उसके पास नहीं था। उसके साथ क्या हुआ वो भी आपको बताएंगे। लेकिन जब शिवानी के पास फ़ोन नहीं था, वो शादी करके घर आ जाती है, तो जो प्रदीप है उसने हत्या से, मतलब इस वारदात से 2 दिन पहले अपने भांजे अनुज को बोला था कि हमें एक नया फ़ोन खरीदना है, तुम इंतज़ाम करो, कोई अच्छा सा बढ़िया सा फ़ोन सेलेक्ट करो और नया फ़ोन लेकर हम आएंगे। तो ये भी बताया जा रहा है कि वो नया फ़ोन किसी और के लिए नहीं, अपनी पत्नी शिवानी के लिए ही खरीद रहा था। अब ऐसे में एक पति पत्नी जो अपनी ज़िंदगी शुरू करने वाले थे, खुशहाल ज़िंदगी जीने वाले थे, उनके साथ ऐसा कुछ हुआ कि पूरी जो उनकी लाइफ है वो ख़त्म हो गई और उनके परिवार की जो ज़िंदगी है उसमें भूचाल आ गया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? जो मैसेज हमने आपको बताया, उसके अलावा जब हम ग्राउंड पर गए तो तमाम तरीके की चीज़ें पता लगी। जो प्रदीप की माँ है उन्होंने कुछ अलग चीज़ें बताई, लड़की की माँ ने कुछ अलग चीज़ें बताई, और तो और बहुत सारी मिस्ट्री अभी इस पूरे केस में बरकरार है, जो जल्द ही पुलिस उसका खुलासा भी करेगी।
देखिए, जब आप सुहागरात वाली रात जब आप देखते हैं कि जो आपकी दुल्हन है उसे उसकी आपने हत्या कर दी है और एक लाश के साथ आप एक कमरे के अंदर बंद हैं और 1 घंटे तक आप इंतज़ार करते हैं और सोचते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, उसके बाद आप फैसला लेते हैं कि मुझे इस दुनिया को छोड़कर जाना ही होगा, क्योंकि अगली सुबह मैं किससे अपना मुंह दिखाऊंगा, किस मुंह से समाज के सामने जाऊंगा। जब इसकी पड़ताल की जा रही थी तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता लगी हैं। पता ये भी लगा है क्योंकि जिस तरीके से जब हमने पता की कि शिवानी के पास फ़ोन क्यों नहीं है, तो पता लगा जब उसके घर वालों से बातचीत की गई तो घर वालों ने कहा कि ये सिलाई का काम भी करती थी और सिलाई का काम करते करते फ़ोन एक रोज़ बाल्टी के अंदर गिर जाता है और उसके बाद वो खराब हो जाता है। तो शिवानी जो थी वो अक्सर अपनी माँ की फ़ोन से ही प्रदीप से बातचीत किया करती थी। अब लगभग कुछ महीनों से यूं ही चल रहा था। जो प्रदीप था वो 1 साल से कोशिश यही करता था कि फ़ोन के ज़रिए अपनी जो दुल्हन है उससे बातचीत करने की कोशिश करता था। अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से जो जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि देखिए, जो प्रदीप का एक कॉलिंग नंबर था, प्रदीप ने एक दूसरा फ़ोन भी लिया था, वो उसमें सिर्फ और सिर्फ फिलहाल के लिए व्हाट्सएप चालू था क्योंकि उसने नया नया नंबर लिया था। लेकिन जो जानकारी मिली है भांजे या भतीजे से, जो उनका ये कहना है कि भैया ने फ़ोन इसलिए मंगवाया था ताकि वो अपनी दुल्हन को दे सके, क्योंकि दुल्हन के पास कोई फ़ोन नहीं था। उसी में से एक फ़ोन में मैसेज आता है और मैसेज में जो चीज़ें लिखी गई थी उसे पढ़कर ये जो पति है उसकी हालत खराब हो जाती है, उसे गुस्सा आता है, उसे लगता है कि मैंने शादी कर कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब यहीं से पूरे केस में भयंकर ट्विस्ट आता है। उस मैसेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, हमें सारी जानकारी है लेकिन हम आप तक नहीं बताएंगे क्योंकि जैसे ही केस सॉल्व होगा हम आप तक बहुत सारी एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ, चैट के साथ आपके पास चीज़ें बताएंगे। उसके बाद आपको पता लग जाएगा जो कातिल है या किसने मोटिवेट किया, किसने सिर्फ एक चिंगारी लगाई जिसके बाद पूरे घर में हाहाकार मच गया। अब जब आपने इनके परिवार वालों से बातचीत की, लड़के के परिवार वालों से, तो लड़के की जो माँ है उनका बार बार ये कहना है कि देखिए ये जो नई दुल्हन आई है वो नागिन बन के आई है और उसने उसके बेटे को खा लिया है। अब जाहिर सी बात है माँ के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। माँ चाहती थी कि जो बेटे के साथ हुआ है, नई शादी हुई है, जिस घर में खुशियाँ आनी चाहिए थी, एक पल में ही, एक रात में ही, 1 घंटे के अंदर ही मातम में वो तब्दील हो जाए तो किसी भी माँ के अंदर गुस्सा भर जाता है। जब हमने जो माता जी के साथ जो लड़की के पक्ष वाले हैं उनका पक्ष जानने की कोशिश की तो उनका ये कहना है कि देखिए जिस तरीके से लड़के के परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं, हम भी आरोप लगा सकते हैं लड़कियों वालों पर, लेकिन हम किसी पर आरोप नहीं लगाएंगे। हम जानते हैं कि भगवान की मर्जी है, भगवान की वजह से ही ये सारी चीज़ें हुई है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है, देखिए हमने प्रदीप की आपको कहानी बता दी। टाइल्स का काम करता है, जो घर वाले हैं, जो सब की शादी हो चुकी थी। प्रदीप सबसे घर में छोटा था और प्रदीप की शादी आखिरी शादी थी, उस घर में बहनें भी हैं। अब जो शिवानी है, शिवानी के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दरअसल जो शिवानी है वो बचपन से ही दिल्ली में रह रही थी। जो उनके पिता हैं वो एक लोहा फैक्ट्री में काम करते हैं। अब शादी के लिए, सिर्फ और सिर्फ शादी के लिए ये लोग अयोध्या आए थे और अयोध्या के एक लड़के से उनकी शादी फिक्स होती है। लगभग 2 घंटे का सफ़र पूरा कर कर ये उस इलाके पे उन्होंने एक घर ढूंढा जहाँ पे लड़की की शादी फिक्स हुई। लेकिन ये जो दिल्ली वाली बात है, दिल्ली में ये लोग बचपन से रह रहे थे और शादी करने के लिए गांव जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, फिर वहाँ पर जाकर कहानी पूरी बदल जाती है। आपको बता दें कि जिस तरीके से जब मुखाग्नि देने की बात आई तो मुखाग्नि देने के लिए लड़की के घर वालों ने साफ तौर पर मना कर दिया, लेकिन भाई जो था उसने एक चिता के ऊपर दूसरी चिता को रखकर, मतलब एक बॉडी के ऊपर एक दूसरी बॉडी रखकर चिता को आग लगाई या मुखाग्नि दी, जिसके बाद दोनों अग्नि पर समर्पित कर दिए गए। तो कहने का मतलब ये कि देखिए एक मौत ऐसी होती है जिसमें कोई परिवार वाले मुखाग्नि देने को भी तैयार नहीं होते। एक ही चिता पर दोनों की लाश रखी जाती है और वहाँ पर उसे जला दिया जाता है। अब यहाँ पे सब सारी जो चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं जो शक की सुई है वो एक तरफ, और यह कहें एक फ़ोन के मैसेज पर आकर टिकी है। वो मैसेज करने वाला शख्स कौन था, क्यों था, और उसने उसी पल क्यों चुरा जब सुहागरात वाली जब चीज़ें कमरा बंद होता है उस वक्त ही वो मैसेज क्यों आया। कई लोगों ने ये पहले कहा, कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि जिस तरीके से जो मैसेज किया आया है वो खुद प्रदीप ने अपने फ़ोन पर एक मैसेज किया ये जानने के लिए कि जो उनकी बीवी हैं, जो नई बीवी हैं,
क्योंकि वो दिल्ली में रहती थी, तो क्या उनका कोई पुराना रिलेशन है या नहीं है, ऐसे कई तरीके के दावे किए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से ये जो सारी जो चीज़ें सामने आई हैं, पुलिस का कहना है कि देखिए हम बहुत जल्द बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, तब तक थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आज हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, फॉरेंसिक रिपोर्ट था, हमने मैसेज का एक बहुत छोटा सा अंश आपके सामने रखा है, पूरा अंश हम जल्दी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस पूरे मामले में जो भी नए अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।